और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिन की आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा के दौरान वो जनता के बीच जाकर लोगों से आशीर्वाद लेंगे। लेकिन ये यात्रा इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि सिंधिया ग्वालियर चंबल से यात्रा शुरू ना करके निमाड़ मालवा से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। मालवा में महाराज निकालेंगे यात्रा, सिंधिया जनता से मांगेंगे आशीर्वाद। मालवा निमाड़ से शुरू करेंगे अपनी यात्रा। बेहद खास है सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब जनता से आशीर्वाद लेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 अगस्त से मालवा निमाड़ से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये यात्रा 17 अगस्त को देवास से शुरू होगी और 19 अगस्त को इंदौर में खत्म होगी। यात्रा के दौरान सिंधिया शहीदों की समाधि पर मत्था टेकेंगे और जनता से संवाद भी करेंगे। सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी में खासा उत्साह है। देखिए, आज एक अच्छा दिन है जब पूरे देश भर में लगभग आज ये जन आशीर्वाद यात्रा जो हमारे 39 नए मंत्री उन्होंने शुरू करी है। मध्य प्रदेश में भी एसपीएस बघेल साहब, वीरेंद्र कुमार जी और हमारे सिंधिया जी तीनों करने वाले हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। बीजेपी भले ही यात्रा को एक कार्यक्रम बता रही है, लेकिन सिंधिया की इस यात्रा के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने ग्वालियर चंबल के चेहरे को मालवा निमाड़ भेजा है। मालवा निमाड़ वो इलाका है जहां से एमपी की सियासत का रास्ता होकर जाता है। पिछले विधानसभा चुनावों में इन इलाकों में बीजेपी की पकड़ कमजोर हो गई थी और बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। यही वजह है कि पार्टी युवा चेहरे को मालवा निमाड़ में उतार रही है ताकि आने वाले चुनाव में पार्टी को फायदा हो सके। राजनीतिक जानकार सिंधिया की यात्रा को मिशन 2023 और 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। और सभी का जो प्रयास रहता है कि सिंधिया का लाभ जितना मिल जाए, कांग्रेस पार्टी ने भी यही किया और भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है। वहाँ उस क्षेत्र में सिंधिया के चेहरे को भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है और ये तैयारी कोई जो है छोटी रणनीति का हिस्सा नहीं, बड़ी रणनीति का हिस्सा है। 23-20 में शामिल है 2023 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव भी शामिल है। और जो मालवा की राजनीति के बहुत सारे समीकरण इस यात्रा के बाद बदलते हुए हमको स्पष्ट दिखाई देंगे। मालवा निमाड़ में पिछले चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर नजर डालें तो आपको बता दें कि मालवा निमाड़ में कुल 66 सीटें हैं। 2008 में बीजेपी के खाते में 41 सीटें थीं। वहीं कांग्रेस के पास 24 और एक सीट निर्दलीय विधायक ने जीती थी। 2013 में सीटों का ये गणित बीजेपी के खाते में बढ़कर 56 हो गया तो कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई थी और एक सीट पर निर्दलीय का कब्जा था। 2018 में ये आंकड़ा एकदम बदल गया। बीजेपी के पास केवल 28 सीटें रह गईं और कांग्रेस के खाते में 35 सीटें आईं और वहीं 3 सीटें निर्दलीयों को मिली थी। अब बीजेपी चुनाव से पहले एक बार फिर मालवा निमाड़ में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। हालांकि बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को पश्चाताप यात्रा निकालने की नसीहत दी है। प्रदेश में जब प्रायश्चित यात्रा निकालने का समय है भारतीय जनता पार्टी के पास, तब वो आशीर्वाद यात्रा निकाल रही ये धृष्टता है। और ये धृष्टता जो है अगर जिनसे करवाई जा रही है तो वो उन घरों में जाएं, हमारी मांग है जिन घरों में कोरोना से मौतें हुई हैं। क्या इस बात के लिए आशीर्वाद चाहिए भाजपा को और जनसेवक जी को कि जो है मध्य प्रदेश में 5 महीने में 3,28,000 लोगों की मौत हुई? क्या इस बात के लिए जो है आपको आशीर्वाद चाहिए? इसके अलावा मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होने को है, लिहाजा सिंधिया की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। अब देखना लाजमी होगा कि केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार मालवा में दस्तक दे रहे महाराज का ये भगवा अंदाज किस तरह से जनता के बीच नजर आता है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की तैयारी तेज हो चली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनावी इलाकों में 4 दिनों तक कैंप करेंगे। आखिर क्या है इसके सियासी मायने, इस रिपोर्ट में जरा समझिए। चुनाव की बढ़ी सरगर्मी, चुनावी मोड में आई बीजेपी। वीडी शर्मा ने संभाली कमान, जोबट और खंडवा का करेंगे दौरा।
बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ ही बीजेपी ने उपचुनाव के रण का आगाज कर दिया है। सोमवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में मत्था टेका और बाबा का आशीर्वाद लेकर चुनावी बिगुल फूंक दिया। वीडी शर्मा 4 दिनों तक उपचुनाव वाली सीटों पर डेरा डालेंगे। देखिए, चुनाव तो एक प्रक्रिया है। बाबा का तो आशीर्वाद, हम तो बिना उनके आशीर्वाद कोई काम करते ही नहीं हैं। तो इसलिए चाहे चुनाव हो, चाहे संगठन का काम हो या कुछ भी हो, बाबा के आशीर्वाद से ही चलता है और उन्हीं का आशीर्वाद हमेशा हमारे पास है और आज भी भगवान से यही प्रार्थना है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से एक खंडवा लोकसभा सीट है, जबकि 3 रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा की सीटें हैं। वीडी शर्मा 20 अगस्त तक उपचुनाव वाले क्षेत्रों में कैंप करेंगे। इस दौरान वो लोगों का सियासी मिजाज भापेंगे। 17 अगस्त को वीडी शर्मा जोबट में लोगों से मिलेंगे। इसके बाद वो 18 अगस्त को बुरहानपुर जाएंगे। 19 अगस्त को खंडवा में बैठक करेंगे। इस दौरान वीडी शर्मा जिला, मंडल और बूथ के पदाधिकारियों से भी मिलेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा 20 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा में भी शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि आखिर वीडी शर्मा के दौरे के सियासी मायने क्या हैं? तो कहा जा रहा है कि खंडवा और जोबट में जयस की सक्रियता बढ़ी है। दोनों सीटों पर जयस चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। दोनों सीटों पर आदिवासी वोटर निर्णायक हैं। कांग्रेस ने आदिवासी उम्मीदवार दिया तो जयस समर्थन कर सकती है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अगर जयस ने उम्मीदवार उतारा तो कांग्रेस बीजेपी दोनों को नुकसान हो सकता है। आगे चलकर उपचुनाव की भी स्थितियां हैं और वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और अलग अलग अंचल को लेकर उनके नियमित दौरा कार्यक्रम है। और विष्णुदत्त शर्मा जी भारत की जनता की पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो भारत की जनता के बीच ही जाएंगे और यही कारण है कि अब वो जो मूल निवासी अंचल है, वनवासी अंचल है, तो वहाँ उनके बीच पहुँचेंगे, उनकी बात सुनेंगे और संगठन पहुँचाएंगे। जानकारों की माने तो वीडी शर्मा चुनावी इलाकों में जाकर स्थिति का आकलन कर रहे हैं, ताकि उपचुनाव में दमोह जैसी स्थिति नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है। जो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का दौरा भी उन्हीं तैयारियों के सिलसिले में, कोई इससे कोई संदेश नहीं जाएगा। बस कार्यकर्ताओं के बीच एक जो है सक्रियता आएगी, टिकट के दावेदार सामने आएंगे, जो है एक आम राय बनाने की कोशिश हो सकता है कि इस दौरान बने नामों को लेकर कोई चर्चा वहाँ के स्थानीय नेतृत्व से हो, जो भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन विष्णुदत्त शर्मा जी अपनी एक उपस्थिति के माध्यम से चुनाव को लेकर एक गंभीरता प्रकट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि दमोह मॉडल के डर से बीजेपी डर गई है। देखिए, वीडी शर्मा के सामने भी संकट है। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मारकाट मची हुई है, जिस तरीके से गोद लिए बच्चे जो है ओरिजिनल बच्चों की छाती पे चढ़ के मूंग दल रहे हैं, तो ये संघर्ष जारी है। और वीडी शर्मा तो जो है स्वयं विष्णु है, 3 कदम में पृथ्वी नापेंगे। अब इसमें तो मामा को सतर्क होना चाहिए। दरअसल जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें अभी बीजेपी कांग्रेस में बराबरी का मामला है। दोनों की 2-2 सिटिंग सीटें हैं। दमोह में कांग्रेस बीजेपी को मात दे चुकी है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि उपचुनाव में दमोह का हिसाब बराबर कर लिया जाए। 2018 के विधानसभा चुनाव और दमोह उपचुनाव की हार से बीजेपी सबक ले चुकी है। यही वजह है कि व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अब मुखिया खुद मैदान में निकल पड़े हैं। मुखिया के मैदान में होने से नेताओं और कार्यकर्ताओं के गिले शिकवे तो दूर ही होंगे, साथ ही 2023 की तैयारियां भी अभी से शुरू की जा सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज स्टेट MPCG। और मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से गाय की एंट्री हो गई है और प्रदेश सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डंग ने इसे लेकर कानून बनाने की मांग की है, जिसका समर्थन प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गौवंश के इर्द गिर्द घूमने लगी है। प्रदेश सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डंग ने इसे लेकर कानून बनाने की मांग की है। हालांकि हरदीप सिंह डंग ने इसे एक व्यक्तिगत मांग बताई है। किसान खेती क्रय विक्रय करते हैं। क्रय विक्रय तभी हो तो जब गौ माता पाले। जो 25,000 रुपये से जिनकी तनख्वाह ज़्यादा है, शासन की नौकरी करते हैं, उनसे 500 रुपये प्रतिमाह गौशाला में
दिलाए जाएं और जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहता है तो उससे गौ माता वाले उसे चुनाव लड़ने का अधिकार और उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। ये मेरी व्यक्तिगत मांग है। वहीं दूसरी तरफ हरदीप सिंह डंग की मांग का कृषि मंत्री कमल पटेल ने समर्थन करते हुए गाय पालन को समय की आवश्यकता बताया है। जिस प्रकार हमारी धरती माता है, भारत माता, फिर हमारी जन्म देने वाली माता, और उसके बाद जब जन्म हो जाता है हमारा तो पहले तो हम माँ का दूध पीते हैं, फिर गाय का दूध पीते हैं, और इसलिए आज के समय की आवश्यकता है कि हम गऊ को पालें। कुल मिलाकर हरदीप सिंह डंग ने इस तरह का बयान देकर एक बार फिर प्रदेश की सियासत में गाय की एंट्री करा दी है। लिहाजा अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष मंत्री के इस बयान को किस तरह से लेता है। भोपाल से नितेंद्र और जबलपुर से दुर्गेश के साथ टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में अगले महीने 50 कारों की नीलामी होगी। खास बात यह है कि ये स्टेट गैराज में खड़ी इन कारों में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के एम्बेसडर कारें भी शामिल हैं जिनकी नीलामी होनी है। ये कारें दिवंगत सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी और बाबूलाल गौर की हैं। अब इन कारों को उनके परिवार के सदस्य ही खरीदना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में जल्द ही कारों की नीलामी शुरू होने वाली है, जिसके लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। खास बात यह है कि नीलामी में 3 पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी और बाबूलाल गौर की एम्बेसडर कार शामिल है। ये एम्बेसडर कारें साल 2013-14 में खरीदी गई थी। नेताओं के निधन के बाद ये कारें किसी दूसरे नेता को अलॉट नहीं हुई है, जो अभी भी स्टेट गैराज में खड़ी हैं और अब इन्हें नीलाम किया जाना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन गाड़ियों में चला करते थे, अब उन गाड़ियों का ऑक्शन होने जा रहा है और ऐसे में उनके परिवार के ही लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं एम्बेसडर, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर चला करते थे और अंतिम समय तक वो इसी एम्बेसडर में सफ़र करते रहे। चूँकि मुख्यमंत्री रहने के बाद जब वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे तो उन्हें ये गाड़ी सरकार की ओर से दी गई थी और इसी गाड़ी में वो अंतिम समय तक सफ़र करते रहे। ये जो दूसरी एम्बेसडर आप देख रहे हैं, ये पटवा जी की एम्बेसडर आप देख रहे हैं और वो भी इसमें जो है सफ़र किया करते थे। अब उनके जो पोते हैं वो इसे ख़रीदना चाहते हैं। इसके अलावा भी एक और एम्बेसडर की हम तस्वीर दिखाते हैं जो कि कैलाश जोशी जी की है, जिनके परपोते यानी दीपक जोशी के बेटे जो हैं, जो मंत्री भी रहे सरकार में, वो ख़रीदना चाहते हैं। ये तस्वीरें उसकी देख रहे हैं। वो भी जब तक रहे, हाल ही में उनका निधन हो गया था, मगर अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक वो भी इसी गाड़ी में सफ़र करते रहे। यानी कि इस पूरे अगर आप कार्यकाल में देखेंगे या बीते 5-10 वर्षों में देखेंगे तो कई नई गाड़ियाँ आई। अगर आप हाल फिलहाल की बात करेंगे तो मंत्रालय में मुख्यमंत्री जो है वो फॉर्च्यूनर या इनोवा जैसी गाड़ियों से घूमते हैं, मगर उससे पहले का जो समय था या ये गाड़ियाँ आ भी गई थी, मगर इन नेताओं को ख़ास तौर पर इस तरह की एम्बेसडर्स कार से प्यार था और पहले भी हम देखते थे, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो या प्रधानमंत्री रहे हो, इस तरह की गाड़ियों में चला करते थे। इन तीनों ही कारों को परिवार के सदस्य खरीदना चाहते हैं। कैलाश जोशी की कार को उनके पोते जयवर्धन सिंह खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। जी देखिए, जानकारी मुझे कल लगी थी और इच्छा हाँ है, क्योंकि एक भावनात्मक लगाव उस कार से हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूज्य स्वर्गीय दादाजी उसमें घूमे हैं। कई बार मैं भी कहीं आसपास जाना रहता था तो उनके साथ जाता था, तो एक भावनात्मक लगाव रहता है। और क्योंकि एक जो शासकीय प्रोसेस रहती है उसके तहत उसकी नीलामी होने का चल रहा है, तो बिल्कुल ही मैं कोशिश करूंगा कि उस कार को ले पाऊँ। दिवंगत सुंदरलाल पटवा के भतीजे सुरेंद्र पटवा भी नीलामी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी लगातार मध्य प्रदेश में उन्होंने राजनीति का जीवन तय करके अपना एक मुकाम हासिल किया। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में भी वो केंद्रीय मंत्री रहे। हमारे लिए यह सौभाग्य का विषय होगा। वैसे तो उनकी बहुत सारी यादें हमारे बीच में हैं, पर अगर उनकी 0011 जो गाड़ी है, जो स्टेट गैरेज की है, वो ऑक्शन हो रही है, स्वाभाविक रूप से हम लोग चाहेंगे कि इस ऑक्शन में हम लोग भी भाग लें और अगर कहीं पर भी इस गाड़ी को अगर हम ले पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव और गर्व का विषय होगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की कार नीलाम होने को तैयार है और पूर्व मुख्यमंत्रियों के प्यार को कार के रूप में परिवार के सदस्य संभालना चाहते हैं।
मध्य प्रदेश के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की कार नीलाम होने जा रही है। तीनों ही मुख्यमंत्रियों को अपनी इन कारों से काफ़ी प्यार था, लिहाजा परिवार के सदस्य इसी प्यार को कार के रूप में संभाल कर रखना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। और ग्वालियर जिले के भितरवार में बाढ़ से प्रभावित लोग अभी भी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन जो सहायता उन्हें मिलनी चाहिए वो अभी तक मिली नहीं है। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने संसा गांव का जायजा लिया। ग्वालियर जिले के भितरवार में बाढ़ प्रभावित उस गांव में हम हैं जहां अक्सर किसी नेता की गाड़ी आती है तो गांव वाले उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं कि शायद कोई ना कोई मदद मिलेगी। आज हम पहुंचे हैं शासन गांव में और यहां पत्रकारों को देख के अक्सर लोग ये उम्मीद करते हैं कि शायद इनकी बात सरकार तक पहुंच जाए तो जो इन्हें मदद मिलनी है वो जल्दी मिल जाए। फ़िलहाल तो मैं तस्वीरों में दिखा दूं, ये तमाम लोग इस गांव के निवासी हैं जिन्होंने भयंकर आपदा को देखा था इस गांव में, जहां आज ये खड़े हुए हैं। यहाँ कुछ दिन पहले खड़े नहीं हो पाते थे और नदी किनारे अब रेत के ढेर लगे हैं क्योंकि जो घर मकान टूट गए हैं वो अब शायद इस रेत से ये लोग बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं, इन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। मैं उन लोगों से बात कर लेता हूँ जो इस प्राकृतिक आपदा में घिर गए थे और अभी भी बहुत मुश्किलों में हैं। क्या क्या नुकसान हुआ? काफ़ी वणैयाँ फूट चुकी हैं, मकान भी टूट चुके हैं, पक्के बने और कूप वगैरह बुस वगैरह गई हैं, वैसे भी कुछ चली गई हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई मदद नहीं आया, ना कोई यहाँ को नेता आया, ना कोई मंत्री। जब बाढ़ आई थी तब आप लोग कहाँ चले गए थे? बाढ़ तो कुछ पहाड़ पर थे, कुछ गांव से बाहर भाग गए थे, कुछ पहाड़िया पर थे, कुछ आप अपने रिश्तेदारों चले गए थे, तो सारा गांव खाली हो गया था। वो जो बर्जरी है तो जो गरीब लोगों ने की घर बनाई झोंपड़ी सब गिर गई हैं, धरती में चौपट हो गई हैं। ये जो लोग थोड़ी बहुत निकाल लेते हैं तो पुलिस आती है, उनको धमकाती है, डंडा दे देती है। और जो धंधे वाले हैं वो अटैची से लगा के ट्रॉली भर के ले जाते हैं और पूरी बेच देते हैं। वो पुलिस वाले ने पैसा दियाते हैं, अटैची लगवा देते हैं और ट्रॉली की ट्रॉली भरवा के ना बेचते हैं और अपने धंधा कर लेते हैं। पुलिस वाले अपना धंधा कर लेते हैं और वो अपना कमाई कर लेते हैं। जो गरीब गुरबन ने थोड़ी बहुत ये के दो मड़ैया बनाने के लिए जी ले जाते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए नदी आ गई तो उन ठेकेदारों की चांदी हो गई जिन्होंने हिटाची मशीन लगा कर पोकलेन मशीनें लगाकर नदियों का सीना छलनी कर दिया था। और अब जब रेत से इन्हें अपने घर की उम्मीद लग रही है तो यहाँ से इन्हें हटाकर खुद रेत भर ले जा रहे हैं। लेकिन सोचिए ज़रा, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि लगातार सभी लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि अभी तक इन्हें कोई राहत या सहायता नहीं मिली है। विनोद शर्मा, न्यूज़ 8 भितरवार, ग्वालियर। और जशपुर के नेशनल हाईवे 43 पे चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद कार सड़क से उतरकर गड्ढे में जा गिरी। गनीमत ये रही कि कार चालक की जान बच गई। बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार सवार युवक अंबिकापुर से जशपुर जा रहा था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग के गोले में ये कार तब्दील हो गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर अक्सर अधिक तापमान की वजह से इस तरह से कार आग पकड़ लेती है और उसके बाद पूरी कार किस तरह से आग के गोले में तब्दील हो गई है देख सकते हैं तस्वीरें। हालांकि गनीमत ये रही है कि ड्राइवर ने वक्त रहते अपनी जान बचा ली है इस गाड़ी से उतरकर, तो बाल ड्राइवर की जान बची है। तो जशपुर की ओर जा रहे वक्त ये हादसा हुआ है।